1869। हाँ साहब, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो साहब जी, आज पूरे देश में 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ और आज पूरे देश में गांधी जी की जयंती हर विद्यालय में, हर सरकारी संस्थानों में ज़्यादातर मनाने का कार्यक्रम हर साल होता है। तो डॉक्टर साहब, हम ये जानना चाहते हैं कि क्या गांधी जी वास्तव में महात्मा थे? हमारा बहुजन समाज ये आज तक सही तरीके से, मान लीजिए कुछ लोगों को भले जानकारी होगी, लेकिन बहुत सारे अब हमारे बहुजन मूल्यवासी समाज को ये जानकारी नहीं है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि साहब, क्या गांधी जी वास्तव में महात्मा थे? बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और सबसे पहले थोड़ा दूर रखिए। हम हमारे सुनने वालों को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं। और बोलने से पहले सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले, दुनिया के प्रथम वैज्ञानिक, सामाजिक क्रांति के प्रणेता, सामाजिक क्रांति के जनक, मूल निवासी बहुजन समाज के उद्धारक, असमानता की व्यवस्था के विरोध में समानता की विचारधारा जन जन को देने वाले, पूरी दुनिया में मानवता का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्धा तथा बहुजन समाज में जन्मे संतों, गुरुओं, महापुरुषों को हम अपनी तरफ से श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हैं। और आपने सवाल किया कि क्या गांधी जी महात्मा थे? तो महात्मा के संदर्भ में ऐसा कोई सबूत नहीं मिलता है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान के किसी भी आर्टिकल में आप नहीं पाओगे कि गांधी जी को महात्मा कहा जाए। हाँ, पारिख नाम के एक बच्चे का जन्मदिन था, वहाँ पर गांधी जी उपस्थित हुए थे। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने, एक दो लोगों ने इनको महात्मा की उपाधि दी। लेकिन आप तुलना करोगे ज्योतिबा फूले, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले और गांधी जी में, तब गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे। जब 1848 को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले इस देश के जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के लोग हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं और इनसे जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, ऐसे लोगों के आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, तब गांधी जी पैदा भी नहीं हुए थे। गांधी जी जब आते हैं भारतीय राजनीति में, इसके पहले गांधी जी साउथ अफ्रीका में वकालत करते थे। साउथ अफ्रीका में जब ये वकालत करते थे तो इन्हें पोस्ट ऑफिस में जाना था। तो पोस्ट ऑफिस में आप देखोगे तो पहले साउथ अफ्रीका के पोस्ट ऑफिसों में, डाकघरों में 2 दरवाजे हुआ करते थे। एक दरवाजे से काले लोग का प्रवेश होता था और दूसरे दरवाजे से गोरे लोगों का प्रवेश होता था। नेल्सन मंडेला की क्रांति के बाद वहाँ समानता आई, लेकिन दरवाजे आज भी आपको मौजूद मिलेंगे। यह गांधी जी गोरे लोगों के गेट से जाना चाहते थे, इन पर पाबंदी लगाई गई। वहाँ के लोगों ने कहा, गोरे लोगों ने कहा, आपके लिए वो दूसरा दरवाज़ा है जिससे काले लोग जाते हैं।
तो गांधी जी ने कहा कि हम उस दरवाजे से नहीं जाएंगे, हमारे लिए तीसरा दरवाज़ा होना चाहिए। तो गांधी जी महात्मा तो नहीं थे, लेकिन नस्ल भेदी जरूर थे। ठीक सर, तो हम माइक लेंगे साहब, पूरे बढ़िया से डायरेक्शन से समझा करके अपने आप समाज को बढ़िया से बताइए। फिर मेरा साहब मेरा दूसरा सवाल है कि अपने देश में ये बहुत ज़्यादा इनका नाम लिया जाता है, प्रचार में रहते हैं कि गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया, गांधी जी ने देश को आज़ाद कराया। मतलब और भी हमारे जितने भी 85% मूल निवासी समाज के जो क्रांतिकारी लोग थे उनका नाम आता नहीं था। तो मैं ये जानना चाहता हूँ साहब, क्या गांधी जी ने देश को आज़ाद करवाया? इन्हीं की भूमिका थी कि और लोगों को? साहब आप ऐसे बताइए, हाथ से बताइए, बढ़िया एक्शन से बताइए, जिससे हमारा समाज समझ सके। हाँ ठीक साहब, हाँ बेहतर तरीके से जिससे समाज समझ सके। हाँ इस देश में जब आप हमसे जानना ही चाहते हो तो इस देश में आज़ादी के 2 आंदोलन चलते हैं। नंबर 1 आंदोलन 1848 को ज्योतिबा राव फूले ने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति तथा इनसे जो कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, इसके आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। और दूसरा जो आंदोलन चलता है, गोखले, तिलक, आगरकर, गांधी और तमाम लोग आपको इतिहास में मिलेंगे, यह किसके लिए लड़ रहे थे और हमारे पुरखे किसके लिए लड़ रहे थे, यह बातें आपको जानना बहुत ज़रूरी है साथियों। हमारे पुरखे इस देश में जो असमानता की व्यवस्था बनाई गई है, जिसमें जो है सामाजिक, जो भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, उस सामाजिक व्यवस्था में सबसे ऊपर ब्राह्मण है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है और चौथे नंबर पर शूद्र है। और शूद्र की पहचान अगर आप करना चाहो तो शूद्र में भी 6743 जातियां षड्यंत्र पूर्वक बनाई गई ताकि ये लोग एक ना हो सके। जैसे एक सीढ़ी आप किसी छत पर लगा दीजिए, एक डंडे के ऊपर एक डंडा होता है और एक डंडे के नीचे एक डंडा होता है, इसी तरीके से 6743 जातियां बनाई गई हैं जो आपस में भेदभाव करती हैं, एक होने को तैयार नहीं है, ये आपस में ही लड़ने और भिड़ने का काम कर रही हैं। और जिसने सीढ़ी बना के रखी हुई, जिसने हमको सीढ़ी के रूप में प्रयोग किया हुआ है, वो छत पे है, वो छत पे रहने वाला कोई और नहीं है। सही कह रहे साहब, वो सही, जो बातें सही है, हमारे नेता लोग भी जो पार्लियामेंट में, जो असेंबली में हम लोग उनको चुनकर भेजने का काम करते हैं, अपना वोट दे करके कि ये हमारी आवाज़ बुलंद करने का काम करेंगे, वो लोग भी इन बातों पर चुप्पी साधे हुए हैं। तो हमें जानना होगा कि ज्योतिबा राव फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, संत रविदास और संत कबीर, ऐसे तमाम नाम आपको मिलेंगे कि जिन्होंने जो है अपना जीवन जवानी सब कुछ इसी समाज के उद्धार के लिए, इस समाज को आज़ाद कराने के लिए अपना जीवन जवानी सब कुछ कुर्बान कर दिया साथियों। यहाँ तक कि आज जो आपको एक वोट का अधिकार मिला हुआ है, एक वोट का अधिकार भी गांधी जी नहीं देना चाहते थे। गांधी जी ने सवाल पूछा कि डॉक्टर अम्बेडकर, तुम्हारे लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं, वोट कैसे देंगे? राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एक बात मैं बताने जा रहा हूँ। हाँ सर बताइए आप। कि इन्होंने कहा कि तुम्हारे लोग तो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, ये वोट कैसे देंगे? तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो है जवाब दिया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, हमारे लोग, गांधी जी हमारे लोग पढ़े लिखे तो नहीं हैं, लेकिन हमारे लोग जिन औजारों से, जिन हथियारों से खेत खलिहानों में काम करते हैं, बाग बगीचों में काम करते हैं, अगर उनको निशान बना दिया जाए तो हमारा आदमी जब प्रचार करने जाएगा कि भैया यही हमारा निशान है, इसी पर आपको मुहर लगाना है, तो उस औजार को, उस हथियार को पहचान करके अपने कैंडिडेट को चुन करके असेंबली में भेजने का काम करेंगे, पार्लियामेंट में भेजने का काम करेंगे। लेकिन ऐसा हो तो रहा है कि दे रहे हैं हमारे लोग, लेकिन इतनी पार्टियां बना दी गई हैं, इतनी पार्टियां बना दी गई हैं कि सारी पार्टियों में इन्हीं लोगों की घुसपैठ बनी हुई है। उसी घुसपैठ की वजह से जो है हमारा जो आदमी है, जो हमारे समाज का व्यक्ति है, उन पार्टियों में जा कर के उनकी दलाली करने का काम कर रहा है।
हमारे लिए काम नहीं करता है, वो पार्टी का एजेंट हो जाता है। पार्टियां व्हिप जारी करती हैं, व्हिप का उल्लंघन होने पर सदस्यता समाप्त हो जाती है। जो आदमी पार्लियामेंट का चुनाव 5 करोड़ लगा करके जो है प्रचार करके जो है पार्लियामेंट में पहुंचा हुआ है, वो अपनी सदस्यता समाप्त नहीं करवाएगा, वो 5 करोड़ वसूल करने के चक्कर में पड़ जाता है। वहीं पर वो सामाजिक जो क्रांति होनी चाहिए, जो सामाजिक लड़ाई है, वो पीछे छूट जाती है। वो अपने स्वार्थ सिद्धि में लगा रहता है, वो बोल भी नहीं पाता है, चाह करके भी नहीं बोल पाता है। तो साहब आपकी बात सही है कि बाबा साहब ने हमारे लोगों के लिए इतनी बड़ा आंदोलन किया। तो साहब ये हम जानना चाहते हैं कि अपने जो बहुजन समाज के नेता है, 85% मूल निवासी समाज के नेता है, ये भी कहीं न कहीं मैं देखने को मिलता है, यूट्यूब पर देखने को मिलता है कि ये भी अपना मसीहा इनको मानते हैं। तो मैं ये तीसरा मेरा सवाल है, क्या गांधी जी अछूतों के मसीहा थे? सर ऐसे ही बताइए। तो गांधी जी अछूतों को मसीहा थे या नहीं थे, आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की लिखी हुई किताब व्हाट गांधी एंड कांग्रेस डन टू अनटचेबल नामक किताब उन्होंने लिखा। उन्होंने सबूतों के साथ उसमें जो है सब कुछ छाप दिया है। वो मसीहा नहीं थे, बल्कि एक षड्यंत्रकारी थे। वो धोखेबाजी करने का काम करते थे। पूना पैक्ट जो हुआ 17 अगस्त 1932 को राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद अंग्रेज़ों ने हमारे लोगों के लिए 17 अगस्त 1932 को 4 अधिकार बहाल किए। पहला अधिकार था प्रौढ़ मताधिकार, यानी जिस व्यक्ति की उम्र 21 साल, उस समय जो प्रावधान था 21 साल हो जाएगी, वो 1 वोट का अधिकारी हो जाएगा। दूसरा पृथक निर्वाचन क्षेत्र। पृथक निर्वाचन क्षेत्र क्या है? अनुसूचित जाति जनजाति के ऊपर ये लागू था। तो अनुसूचित जाति जनजाति की जनसंख्या इस देश में 22.5% है। तो 22.5% के अनुपात में असेंबली और पार्लियामेंट में हमारी सीटें सुरक्षित होनी चाहिए हमारी संख्या के अनुपात में। तो हाँ सर बताइए। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र में हमको 131 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पूरे देश में जो है सुरक्षित मिला हुआ है। तो जैसे उदाहरण के रूप में उसमें वोट देने का काम और चुनाव लड़ने का काम अनुसूचित जाति का व्यक्ति ही चुनाव लड़ता, और वोट देने का काम भी जो है अनुसूचित जाति जनजाति के लोग ही वोट देने का काम करते, और किसी के वोट की उसमें कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ऐसा होता तो सबसे जो हमारा जो सबसे काबिल नेता होता, जो समाज की लड़ाई लड़ने का काम करता, तो हमारे लोग उसको पहचान करके ये सबसे लड़ने भिड़ने वाला व्यक्ति है, इसी को हम वहाँ चुन करके भेजने का काम करेंगे, ये हमारे हक अधिकार की आवाज़ को उधर बुलंद करने का काम करेगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी ने पूना पैक्ट किया। पूना पैक्ट की वजह से जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र था वो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र हो गया, और जो 2 बार वोट देने का अधिकार था वो 1 बार वोट देने का अधिकार हो गया। तो संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र से क्या हुआ? जिन लोगों ने अछूतों का निर्माण किया, अछूतों का नेता कौन होगा, ये तय करने का अधिकार उन्हीं लोगों के हाथों में चला गया। तो इससे क्या हुआ? दलाल और फड़ों की पैदाइश हो गई। ऐसा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पूना पैक्ट नामक किताब लिखी, और उसमें उन्होंने शब्द प्रयोग किए, टूल, स्टूज, एजेंट। और फिर 21 अक्टूबर 1951 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की पंजाब में 1.5 घंटे की स्पीच है, उसमें उन्होंने कहा वर्तमान स्वराज्य तो उन्हीं लोगों का राज्य है, हम आज भी उनके गुलाम हैं, और कांग्रेस हमारे समाज के गद्दारों को चुनाव में टिकट दे रही है। तो 2 शब्द आया है, गद्दार और हम आज़ाद नहीं हैं, गुलाम हैं। किसके गुलाम है? शासक वर्ग के गुलाम हैं। ये 2 शब्द आया। फिर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, उन्होंने कहा कि जैसे एक कुत्ता होता है, वो रात दिन अपने मालिक का तलवा चाटता रहता है। ये कंडीशन उन्होंने बताई
किन नेताओं की वो कंडीशन हो गई है जो कांग्रेस में जाते हैं, जो बीजेपी में जाते हैं, या जो बहुजन समाज की विरुद्ध पार्टियां हैं, ऐसी पार्टियों में जाते हैं तो उनकी वही पोजीशन बनी हुई है। उन्होंने कहा उनकी पोजीशन क्या है, द वैरायटी ऑफ डॉग, उन्होंने कुत्तों की प्रजाति बताई। तो उन्होंने क्या बताया कि इनकी वही औकात है कि टिकट और बत्ती के लिए ये कहते हैं कि मैं मेरे समाज का पढ़ा लिखा सबसे काबिल व्यक्ति हूँ, आप हमको टिकट दो और मैं अपने समाज के साथ गद्दारी भी करूँगा और समाज को पता भी नहीं होने दूंगा, बढ़िया क्वालिटी की गद्दारी करूंगा। तो साहब, आप लोग मेरे जो देखने वाले लोग हैं, आप लोग साथियों बहुजन वाला यूट्यूबर, आप यूट्यूब पर जाएंगे, अगर सर्च करेंगे तो बहुजन वाला यूट्यूबर, ये आपको जो भी ये आपको जानकारी दी जा रही है, ये बहुजन वाला यूट्यूबर पर जानकारी दी जा रही। साथियों, अगर आप लोगों को, वैसे मेरा मानना है कि 100% नहीं 200% आपको अच्छा लगेगा। हमारे जितने भी 85% के लोग हैं, अगर इस वीडियो को देखेंगे अच्छा लगेगा। और इस वीडियो को साथियों लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अंतिम मेरा सवाल है साहब, एक मेरे पास जो है किताब है, ये आपको दिखा रहे हैं, ये किताब है रंगीला गांधी। मेरा अंतिम सवाल है, ये आपको जो लोग देख रहे हैं, ये रंगीला गांधी है। ख़ास तौर पर मैं आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी के जयंती के विषय में ही आप लोग आपसे पूछ रहे हैं साहब कि ये जो रंगीला गांधी किताब है, इसमें तो गांधी जी के लिए तो बड़ा अनाप सलाम लिखा है। अब ये बात सच है कि झूठ है, इसमें आपकी क्या विचार है डॉक्टर साहब, यही हम जानना चाहते हैं इसके विषय में। देखिए साथियों, रंगीला गांधी नामक किताब, इसको लिखने का काम LR बाली ने किया और इसका अनुवादक हैं सूर्यकांत शर्मा जी। यदि ये किताब जो रन कर नहीं रही है मार्केट में, अगर आज की डेट में रन कर रही है, तो इससे एक बात सिद्ध होती है कि इस किताब में जितनी बातें लिखी हुई हैं गांधी जी के संदर्भ में, वो बातें सत्य हैं। अगर सत्य ना होती तो निश्चित रूप से भारत सरकार या राज्य सरकार या जो अधीनस्थ मंत्रालय है जो इसको बैन लगा सकता है, अब तक बैन लगा दिया होता। इसका मतलब सिद्ध होता है यह किताब में जो जानकारी लिखी हुई है एकदम सत्य है। और मैं अपने सुनने वालों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप इस देश में, भारत देश में आप सफल होना चाहते हो, सामाजिक व्यवस्था का जो जाल बुना गया है उस व्यवस्था से अगर आप आज़ाद होना चाहते हो, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा है, हिंदू धर्म वह बहुमंजिला इमारत जैसा है जिसमें ना सीढ़ियाँ हैं ना दरवाजे हैं। जो व्यक्ति जिस मंजिल पर पैदा हुआ उसको उसी में मरना है, ये उन्होंने लिखा हुआ है। तो उस मंजिल को आपको तोड़ना होगा और समतावादी व्यवस्था का निर्माण करना होगा और अपने आने वाली जनरेशन को आज़ाद करना होगा। तो सबसे पहले हम आपसे कहना चाहते हैं कि सबसे पहले साथियों जगना होगा और जगाना होगा। जगने के लिए क्या करना होगा? हमारे महापुरुषों के द्वारा लिखे हुए जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, उसको आपको अध्ययन करना होगा। अध्ययन करने के बाद, चूंकि शासक वर्ग बहुत ही षड्यंत्रकारी है, उससे अगर आपको टक्कर लेना है तो ये लाठी डंडे से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, ये गोली बारूद से लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है, विचारधारा की लड़ाई है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा विचार परिवर्तन ही सभी परिवर्तनों का मूल है। तो सबसे पहले आपको, उन्होंने हमको हथकड़ी नहीं लगाई है, बेड़ी नहीं डाली है, बल्कि मानसिक रूप से गुलाम बनाया। विचार का अस्त्र प्रयोग करके विचार हमारे लोगों को मन मस्तिष्क में इस कदर घोल रखा है, उस निकलने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो आपको इतनी मेहनत करनी होगी, पहले जो भूसा डाला हुआ है उस भूसे को आपको निकालना होगा। कोई गिलास भरा हुआ है तो पहले उस गिलास को खाली करना होगा, तभी आप उसमें कुछ रख सकते हो। तो साथियों, जगना होगा, जगाना होगा, 85% समाज को जोड़ना होगा, 6743 जातियों को के टुकड़ों को जोड़ना होगा। भौगोलिक स्थिति
और सामाजिक स्थिति पर आपको काम करना होगा। आपको सामाजिक नेटवर्किंग करना होगा। सामाजिक नेटवर्किंग में 6,743 जातियों को जोड़ना होगा। और भौगोलिक नेटवर्किंग में आपको 6 लाख से अधिक गांव हैं भारत में, 6 लाख से अधिक गांवों का आपको संगठन का जाल खड़ा करना होगा। ये अगर आप करते हो तो निश्चित रूप से आप कामयाब हो जाओगे, आप आज़ाद हो जाओगे, आप अपने हित में व्यवस्था स्थापित करोगे। जो संविधान में लिखी हुई व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था आप स्थापित करोगे। इसमें किसी का हित नहीं होगा, उस समुदाय का भी भला होगा जिसने हमको गुलाम बना के रखा हुआ है। बस इतना ही। ठीक साहब, आपने बहुत सारी जानकारी दिया और इस न्यूज़ को हमारे देने का मतलब, इस समाचार को देने का मतलब साथियों आप लोगों को जागरूक करना है। साथियों किसी के भावना को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। आप लोगों ने आपका हमारे चैनल पर साथियों बहुत बहुत स्वागत है। और बहुजन वाला यूट्यूबर को साथियों आप लोग देखते रहिए। आपको अच्छी अच्छी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूँ। जय निवासी।